Yes, sir. ओके गाइस, वन सेकेंड। सो देखो, ये हमारा की क्वेश्चन चालू था। ये क्वेश्चन में बीम ऑफ स्क्वायर सेक्शन का बीम है, एक्स एक्स है। यहाँ पे मुझे ये न्यूट्रल एक्सिस से लेके इक्वल एरिया एक्सिस तक का डिस्टेंस पूछा है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द सेंटर फॉर द फुल्ली प्लास्टिक कंडीशन का सेंटर यानी इक्वल एरिया एक्सिस होता है। तो इक्वल एरिया एक्सिस से मुझे पूछा है, तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता, एरिया ऑफ कंप्रेशन इनटू स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेंशन इनटू स्ट्रेस इन टेंशन में कर सकता। तो मेरा ये स्टार्ट था, तो ये मैं करके एरिया ऑफ कंप्रेशन इनटू स्ट्रेस इन कंप्रेशन करके मैं यहाँ पे 1.5 ऑफ FYT इट इज इक्वल टू x माइनस a, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ टेंशन इनटू स्ट्रेस ऑफ टेंशन। स्ट्रेस ऑफ टेंशन कैंसिल हो गया मेरा, x भी कैंसिल हो गया, x माइनस a, ओके, x माइनस a इधर बचा, और ये यहाँ पे a बचा सिर्फ। ओके, सो a इंटू 1.5, तो 1.5 अगर मैं यहाँ पे ये a इधर माइनस कर दूं तो यहाँ पे 2.5 आ जाता। तो a डिवाइड बाय a यानी x डिवाइड बाय 2.5 इट इज नथिंग बट 0.4। तो ये 0.4 मेरा क्या हो गया, a हो गया, यानी a क्या हो गया मेरा 0.4 हो गया। तो ये ऑब्वियसली 0.6 है। सो आप ये बोल सकते हैं x माइनस a अगर कर दूं तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये 0.4, ये 0.6। अब न्यूट्रल एक्सिस अगर आप बोलेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप इट इज इक्वल्स टू 0.5x। ऑब्वियसली ये सेंटर पे रहेगा वो। ओके, वो क्या रहेगा, सेंटर पे रहेगा, यानी d/2 रहेगा। तो d/2 इट इज नथिंग बट x/2 इट इज नथिंग बट 0.5। तो 0.5 माइनस 0.4 इट इज नथिंग बट गाइस 0.1x। तो 0.1x इज द आंसर। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए गेट में पूछे जा सकते हैं, और 6 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ये हमने सॉल्व कर चुके हैं। ये अगर आप बोलोगे तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप बोलेंगे सर ये आपने सॉल्व करके नहीं दिया, ये मैंने सॉल्व करके दिया है। ओके, देन वी मूव फॉर दिस। ओके, ये जो है ये पार्टिकल्स में सॉल्व, ये अभी देखते हैं अपन। नेक्स्ट फिफ्थ वाला अ रिजिड प्लेट C फास्टेड एट स्टील रॉड A, rigid plate C, okay, fastered at steel rod A, area S, एरिया को S किया है, रॉड सॉरी फास्टेड स्टील रॉड A of area S and area S and to steel pipe B of एरिया B का जो भी है एरिया वो कितना है, ट्वाइस S है। पहले इसका S एरिया है A का, और दूसरे पाइप जो B पाइप है मेरा ट्वाइस S एरिया है, ट्वाइस S एरिया है। द अदर end A and B are fastered rigid joint. Other end A and B are fastered rigid joint. Okay, when the force P is zero, there are no stresses in A and B. यानी जब फोर्स आपका जीरो रहेगा तब कोई भी स्ट्रेसेस नहीं है ए एंड बी पे। बोलने का मतलब है कि सेल्फ स्ट्रेसेस उसके जीरो है। द yield stresses in tension and compression is sigma y. Yield stresses, tension and compression is sigma y. The collapse load P under yield condition आपका क्या है, ये आपको निकालना है। ये आपके ऑप्शन है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आप देख लो, ये S है, ये ट्वाइस S है, ये A है, ये B है, और ये C एक प्लेट लगी है, क्योंकि C एक प्लेट लगी है, ये L पे है, ये ट्वाइस L पे है। सो गाइस क्या होगा, PC इट इज इक्वल टू फोर्स इन C। अगर अपन देखेंगे फोर्स इन अगर C अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिग्मा y इंटू S प्लस सिग्मा y इंटू ट्वाइस S, ये आ रहा है। ऑब्वियसली A साइड में S है, B साइड में ट्वाइस S है, ये एरिया।
एट यानी ये क्या हो गया, पीसी हो गया। अब स्ट्रेस इनटू एरिया इज नथिंग बट अ फोर्स हो गया आपका, और आपका पीसी अगर आप देखोगे तो P/2 इस तरह आपका एक एरिया इधर कोलैप्स यानी कंडीशन के लिए लग रहा है। सो पीसी पहले, सबसे पहले मुझे कोलैप्स लोड मुझे निकालना है। तो एट कोलैप्स बोथ रॉड एरिया एस एंड रॉड एरिया यानी स्टील रॉड एरिया एंड स्टील पाइप एरिया, स्टील पाइप, ये पाइप है आपका, ये हॉलो पाइप आप बोल सकते हैं, हॉलो रहता पाइप, स्टील पाइप एरिया ट्वाइसेस आर रीचेस टू इल्ड स्ट्रेसेस, यानी इल्ड स्ट्रेसेस वो रीच हो गया है जहाँ पे कोलैप्स कंडीशन। द टोटल कोलैप्स लोड इट इज इक्वल्स टू कोलैप्स लोड ड्यू टू रॉड, इट इज इक्वल्स टू कोलैप्स लोड स्टील रॉड प्लस कोलैप्स लोड स्टील ट्यूब। ओके, ये आप बोल सकते हैं। तो सिग्मा वाई एस इंटू सिग्मा वाई ट्वाइसेस, तो सिग्मा वाई आपका थ्राइसेस से जाएगा। तो कोलैप्स लोड इट इज इक्वल्स टू यानी WC इट इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा वाई एस, 3 सिग्मा वाई एस। तो दैट इज योर आंसर। कैसे है 3 सिग्मा वाई एस, ये भी मैं बताता कोलैप्स लोड क्या आएगा करके। ये एस है, एरिया है, सिग्मा वाई इसका स्ट्रेस है। तो टोटल एडिशन कर ली हमने, टोटल एडिशन कर ली हमने, तो मुझे कोलैप्स लोड मिल गया। टोटल एडिशन कर ली मैंने स्ट्रेसेस की, जो भी इल स्ट्रेस इनटू एरिया, इल स्ट्रेस इनटू एरिया, एस इट इज नथिंग बट डिनोटेड टू एरिया। कंफ्यूज करने के लिए आपको एस एरिया के टर्म में देखे हैं, दैट इज A1 A2 भी लिख सकते थे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एरिया के टर्म्स में यानी एस आपको एरिया के टर्म्स में कंफ्यूज करने के लिए देखे हैं। ओके, तो दैट इज योर कोलैप्स लोड। देन वी मूव फॉर हिंज लेंथ। अब व्हाट इज द हिंज लेंथ? अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपन ने हिंज देखा है कि एक कोलैप्स हिंज हमने देखा है, लेकिन हिंज लेंथ भी क्या रहती है ये भी आपको देखना पड़ता है, ये भी आपको आपके सिलेबस में है। व्हाट इज हिंज लेंथ? कंसिडर अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, एक रेक्टेंगुलर बीम है BD का, कंसिडर अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम subjected to gradual increasing concentrated load W at the center. A plastic hinge will be formed at center. Plastic hinge will be formed at center. यहाँ पे center में plastic hinge form हो गया है. Here refer may be made figure below. आपका ये फिगर आपने दिया है, तो ये ऊपर का एरिया इल्ड हो रहा है, नीचे का भी एरिया इल्ड हो रहा है। तो इल्ड होके ये इतना एरिया मेरा टूट गया है और ऊपर का इतना भी एरिया मेरा टूट गया है। तो ये एरिया जब मेरे टूट रहा है तो यहाँ पे बीच में मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा है। सो दैट इज माय प्लास्टिक हिंज फॉर्म। तो ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपकी जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, दैट इज प्लास्टिक लेंथ, हिंज लेंथ आप बोल सकते हैं, दैट इज हिंज लेंथ आप बोल सकते हैं। ओके, सो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी simply supported beam of rectangular subjected to gradually increases load W at center, the plastic hinge will be formed at center. Okay, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इल्डेड एरिया, और इल्डेड एरिया को आप प्लास्टिक लेंथ आप बोल सकते हैं। ओके, सो इलास्टिक एंड देन प्लास्टिक, सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या आएगा, देन प्लास्टिक में जाएगा। ओके, तो ये आपका My जो भी है वो इलास्टिक है। ऑब्वियसली इलास्टिक मोमेंट यानी इट इज नथिंग बट अ यील्ड मोमेंट इज लेस देन प्लास्टिक मोमेंट। ओके, ऑलवेज एंड ऑलवेज आप ये बोल सकते हो कि इलास्टिक मोमेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन प्लास्टिक मोमेंट। ओके, सो व्हाट इज प्लास्टिक मोमेंट? WL/4। तो ये तो अभी हमने अगर सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए हमने निकाला है, सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए निकाला है, और My इज इक्वल्स टू Fy इंटू ZE, ये रहेगा। ZE इट इज इक्वल्स टू, that is nothing but 2/3 of Fy into BD square by 4, BD square by 4। तो ये आपका ZP in terms of MP आपका निकल गया है, ZP in terms of MP आपका आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप x एक निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू, यानी ये मैं फिर से आपको बता देता कि ये किस तरह है करके। Fy वैसी की वैसी है, BD square by 6 है, इज इक्वल टू 2/3 of Fy इंटू BD square by 4। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से है, प्लीज मूव हियर। ओके, आपका 2/3 ऑफ Fy, ओके 2/3 ऑफ Fy इंटू BD square by 4। ओके, BD square by 4, ये आपका जो भी ये था, यानी
प्लास्टिक मोमेंट था, जो प्लास्टिक था वो आपने कर लिया है। ओके, क्योंकि आपका जो प्लास्टिक यानी ये है क्या बोलते हैं आपका इल्ड है, जो भी इल्ड है वो आपका 2/3 टाइम्स है, 2/3 टाइम्स ऑफ एफ है। और आपका जेड पी क्या है, मेरा जेड पी है बी डी स्क्वायर बाय 4 है। तो मैं इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। मैं थोड़ा बोर्ड पे आपको लेके जाता हूँ तो आपको थोड़ा इजीली समझने को हेल्प होंगी। आई होप सो इजीली समझने में आपको ये होगा, यानी समझ जाएगा। 1 मिनट। व्हाट इज दिस गिवन, यानी किस तरह वहां पे लिखा है, you know mp it is equals to w l by 4 for rectangular, okay, for rectangular b and d, and for simply supported 1 minute rectangular beam simply supported that l by 2 so मैं mp बोल सकता wc l square by 4 और wl square by 4, ओके। और मैं ये भी बोल सकता zp it is equals to इसका zp क्या निकला था, zp गाइस बी डी स्क्वायर बाय 4 निकला था। मे भी आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हैं। zp it is equals to क्या था गाइस, व्हाट इज zp, a by 2 into yc plus yt, so a by 2 a यानी bd by 2 yc, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता तो बाय d by 4 और ये भी d by 4, so d by 4 plus d by 4 यानी d by 2, यानी इट इज नथिंग बट bd स्क्वायर बाय 4। तो ये bd स्क्वायर बाय 4 आपका क्या है, zp, ओके। सो आप mp को क्या बोल सकते हैं, mp को बोल सकते हैं आप fy इंटू zp बोल सकते हैं, ओके। me और my को क्या बोल सकते हैं, fy इंटू ze बोल सकते हैं। व्हाट इज ze, fy इंटू bd स्क्वायर बाय 6, ये हमने देखा, bd स्क्वायर बाय 6। ze it is nothing but I by 1, I it is nothing but bd स्क्वायर बाय 6, bd स्क्वायर बाय 12। आप वो याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो bd स्क्वायर बाय bd क्यूब बाय 12 and d by 2, so that dd get cancel twice है यहाँ पे, ये 6, so bd square by 6 that is ze, okay। so ये that is my my, that is my my। अब मुझे ये टर्म्स में लिखना है, ये वाले इसमें मुझे लिखना है, zp के टर्म्स में मुझे लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं 1/6 को 2/3 ऑफ 1/4 में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 1/6 ही आता है, कैसे आता है, 2 इंटू 12, सो मैं 2 से 12 यानी ये 12 है मेरा और ये मेरा 2 है, तो 2 and 12 गेट कैंसिल तो 6 आ जाएगा। सो मैं 1/6 को 2/3 ऑफ 1/4 में मैं लिख सकता हूँ, 2/3 ऑफ 1/4 बी डी स्क्वायर बाय 6 इंटू एफ वाई, ऐसे मैंने लिख लिया, सॉरी बी डी स्क्वायर ऐसे मैंने लिख लिया। तो ये जो भी हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, दैट इज माय zp हो गया। तो मैं इसको ही my को ही मैं लिख सकता, my को ही मैं लिख सकता 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ व्हाट इज zp इंटू fy। प्लीज नोट दिस, my को ही मैं लिख सकता 2/3 ऑफ zp इंटू fy। 2/3 यानी कितना हो जाएगा, 0.667। दैट्स व्हाई थोड़ी देर पहले अगर आपने लोड फैक्टर में देखा होगा तो 0.667 fy था स्टील, तो 0.667 fy
यानी 0.67 जेड पी इंटू एफ वाई। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको 0.667 एफ वाई, इट इज नथिंग बट आवर स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। सो आप उतना बोल सकते हैं। यानी अगर मैं ये बोलूँ, यानी ये जो है मेरा 0.667 इंटू एफ वाई, अगर मैं जेड पी को मैं निकाल दूं, यानी एम वाई, अभी मैंने वहाँ उसके सामने मैंने क्या किया है, 1 मिनट, फ्रॉम द बेंडिंग फॉर्मूला, 1 मिनट गाइस, ये मैंने निकाल लिया 0.667। ये आप एक टर्म लिख लो। आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट from the bending moment diagram, in figure, which is the bending moment diagram, that is bending moment diagram, that is nothing but mp WL square by 4। और यहाँ पे एम ई है, या फिर एम वाई बोल सकते हैं। ओके, फॉर सेंट्रल पॉइंट लोड दैट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, बीच में एमपी है और ये मेरा एम वाई है। तो मेरा एम वाई क्या रहेगा, व्हाट इज माय एम वाई, सो एम वाई इट इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा एक एक्स है, ये मेरा प्लास्टिक मोमेंट है, और इधर का मेरा नीचे का इलास्टिक मोमेंट है। दैट इज माय प्लास्टिक मोमेंट, और नीचे का मेरा इलास्टिक मोमेंट। Okay, so how we can calculate elastic moment? Here is total x, so here is x by 2, here is again x by 2. Okay, so what is mp? mp by l by 2। अगर मैं by similar triangle method देखता हूँ, we can go through similar triangle method, that is l by 2, that distance is nothing but l by 2 minus x by 2, l by 2 minus x by 2। ये अगर मैं देखूं ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखूं, तो mp मेरा l by 2 के लिए है, और my मेरा l by 2 माइनस x by 2 के लिए, l by 2 माइनस x by 2 के लिए। ओके, सो आई वांट my, सो mp के लिए मैं यहाँ पे इंटू कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन है मेरा, सो l माइनस एक्स 2 कॉमन है, तो 2 मैं नीचे ऐसे इंटू कर सकता, दैट इज माई mp, और ये मैं इधर इंटू कर देता l by 2 my, l by 2 it is my my। So mp and my, mp by my it is nothing but a s, it's nothing but s, mp by my। So और आप उल्टा भी कर सकते हैं, l माइनस एक्स
L minus x divided by L, मैं कर दूं, that 2 get cancel, divided by L, it is equals to my by mp. So mp by my, we know that plastic moment by yield moment or plastic moment by elastic moment, it is nothing but shape factor. It is nothing but shape factor. So मैं इसको इस तरह लिख सकता, आप इस तरह लिख सकते, L minus L, it is 1 x by L, और इसको आप 1 by s लिख सकते हैं। अब 1 by s को मैं कैसे कर सकता, 1 by x को मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता, 1 by x को मैं इधर लेके आया और इसको इधर लेके आया, तो 1 minus 1 by s and x by L, इसको इधर और इसको इधर। तो अभी x is equals to मेरा क्या हो गया, what is my x, I want to find x, that x it is equals to L into 1 minus 1 by s, यहाँ पे L into कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, L into 1 minus 1 by s, that is my x, where s it is equals to, shape factor, where s is equals to shape factor. अब शेप फैक्टर अगर आपको रेक्टेंगल का देखना है तो रेक्टेंगल का शेप फैक्टर कितना है, 1.5। आपको शेप फैक्टर मैंने सभी इसका निकाल के दिया है, तो सभी इसका शेप फैक्टर अगर अपन देख रहे तो फॉर रेक्टेंगुलर s is equals to 1.5, तो x is equals to क्या हो जाएगा गाइस, L into 1 minus 1 divided by 1.5 in terms of x, L by 3, which is x it is that plastic zone width of the plastic zone, okay, width of the plastic zone, ये width of the plastic zone आपको वो मिल जाएंगे, width of the plastic zone वो कितना रहेगा, L by 3 है, 33%, ओके। एंड अगर मैं आई सेक्शन का देखता हूँ तो उसका कितना है, आई सेक्शन, आई एम मूविंग फॉर आई सेक्शन, तो उसका 1.2 रहता है, तो दैट इज L by 8, यानी प्लास्टिक मोमेंट अगर मैं देखूं तो उसका L by 8 ये बहुत यानी कम इसमें रहेगा, यानी बहुत आपके सबसे कम अगर प्लास्टिक जोन अगर है तो वो आई सेक्शन है, यानी प्लास्टिक जोन कम L by 8। Can I erase this part? Can I erase this part, guys? Also. Okay. For I section, ये मैं क्यों लिख के दे रहा, that is very much important in SSC exams, और यही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अभी तक पूछा नहीं गया है डेरिवेशन, इतना डीप में नहीं जाएंगे बोलना अबाउट स्ट्रॉन्ग एक्सिस and x-axis, s is equals to 1.2, so x is equals to L upon 1 minus 1 divided by 1.2, so it is L divided by 8, so that is 33%, that is only 12.5%, 1 by 8 it is nothing but how much, guys, 1 by 8 is nothing but 0.12, I hope so, huh? 0.12, so only 12%, so इसलिए ये स्ट्रॉन्गर है, ओके। उसके नीचे क्या देखते हैं अपन, वहाँ पे बुकलेट में देख लेते, व्हाट इज गिवन इन बुकलेट,
The plastic hinge length, length of plastic hinge. Okay, so plastic hinge length of the plastic zone for a simple beam subjected to uniformly distributed load. अगर ये पॉइंट लोड के लिए निकाला पे अपन ने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए अगर चाहिए तो x इज इक्वल टू बस यहाँ पे L इंटू रूट हो जाएगा 1-1/s. ओके, सो वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ प्लास्टिक जोन. तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक जोन अपन ने ये निकाल लिया है. दैट इज फॉर सिंपली सपोर्टेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड. ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड के लिए है और ये काय के लिए है, यूडीएल के लिए. ओके, यूडीएल के लिए बस और बस क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा. यूडीएल के लिए क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा. अब उसके नीचे एक स्मॉल क्वेश्चन देखे हैं. ओके, वो भी देख लेते हैं. दैट थ्योरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द एक्सेप्ट. ओके, सभी एक्सेप्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है. सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. ओके, क्योंकि स्टील का प्लास्टिक थ्योरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, क्योंकि आपको जब तक प्लास्टिक थ्योरी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, मैं 100% नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको आप क्यों डिजाइन कर रहे हैं प्लास्टिक में स्टील को, यह आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, ये मैं बाद में जब मैं डिजाइनिंग के तक जाऊंगा तब आपको मैं इजीली एवरी एस्पेक्ट से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह डिजाइन करते हैं, किस तरह स्टार्ट में डिजाइन किया जाता है, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टीज देखे जाते हैं, क्यों प्लास्टिक ही देखा जाता है, क्यों इलास्टिक को डोमिनेट किया जाता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा. लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, length of plastic hinge of beam depends on which of the following. Span of length, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखे, span of the beam, type of loading, shape of cross section and yield strength of steel. क्या आपको ये लगता है कि ये तीन इस पर डिपेंड है? yield stress का कहीं, yield strength का कहीं है क्या स्टील के? yield strength का कहीं यही नहीं है. as it depends on the shape of the cross section. टाइप ऑफ लोडिंग पे आपका फॉर्मूला चेंज हो रहा, अंडर रूट आपका यूडीएल के लिए है, पॉइंट लोड के लिए आपका अंडर रूट नहीं है. टाइप ऑफ लोडिंग भी है एंड स्पैन ऑफ द बीम भी है, एल है वहां पे, दैट इज नथिंग बट अ स्पैन ऑफ द बीम. so that is 1 2 3 is the correct answer, only B. Okay, B, 1 2 3 is the correct answer. Okay, then what, then redistribution of moment of reverse of strength. अब ये redistribution का जो पार्ट है, यानी मोमेंट आपका रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो आपका कम हो जाता है, मोमेंट की वैल्यू आपकी कम होती है, यानी इक्वल करनी है आपको, इक्वल करनी है, तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है. दैट इज आल्सो अ important theory in this topic. The redistribution of moment can be explained on the basis of action and successive formation of plastic hinge. Okay, नहीं समझा होगा, फिर से बताता. redistribution moment यानी क्या है, बेसिक एक्शन है, सक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज. अब वो पहले टूटेगा, ऊपर में टूटेगा, नीचे में टूटेगा, देन टूटते 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 अंदर तक जाएगा. दैट इज नथिंग बट अ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट. ओके, यहाँ पे देखो सेकंड, इससे आपको इजीली समझ में आएगा. अंडर द ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर, मैंने अभी बोला थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ऊपर से टूटेगा, नीचे से टूटेगा, टूटना चालू हो जाएगा. द प्लास्टिक मोमेंट विच रीचेस टू द सेक्शन, रीचेस एट ए सेक्शन दैट मोस्ट हाईली स्ट्रेस, मोस्ट हाईली स्ट्रेस, यानी बीच में जाके वो जहां पे मोस्ट हाईली स्ट्रेस है वहां तक वो पहुंच जाएगा. ओके, द नेक्स्ट इट इज ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द लोड द वैल्यू ऑफ प्लास्टिक हिंज इज मेंटेन्ड एंड द सेक्शन रोटेट्स, सेक्शन रोटेट्स. प्लास्टिक हिंज फॉर्म एट द सेक्शन, जहां पे भाई टूट जाएगा वहां पे वो रोटेट ही करेगा. जो पॉइंट पे, जो बीच में, जो इक्वल एरिया एक्सिस पे वो टूट रहा है, इक्वल एरिया एक्सिस पे एक पॉइंट मेरा कौन सा बन रहा है, प्लास्टिक हिंज का मेरा पॉइंट बन रहा है, वो प्लास्टिक हिंज के पॉइंट पे मेरा सेक्शन टूट रहा है, तो वो टूटने से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, सेक्शन रोटेट हो रहा है. तो जहां पे मेरा रोटेट होगा वहां पे मेरा एमपी आएगा, रोटेशन पे ही कहां पे आएगा, मेरा एमपी आएगा, तो वहां पे मेरा रोटेट हो रहा है.
तो वह प्लास्टिक हिंज इज फॉर्म। ओके, अदर लेस highly stressed section maintain an equilibrium with the increased load by a proportion increase in the moment and successive formation of plastic hinge occur at other section where where the moment reaches at value at plastic moment। अब सीधा सीधा आप इसको बोल सकते हैं जो भी इक्विलिब्रियम में बीम है, आपने लोड इंक्रीज करते करते गए, आप प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज करते गए तो मोमेंट भी सक्सेसिवली आपका प्लास्टिक हिंज तक आपका पहुंच गया, प्लास्टिक मोमेंट पहुंच गया, उसको ही आप प्लास्टिक मोमेंट बोलेंगे। ओके, यही बोला गया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव प्लास्टिक हिंज कंटिन्यूअस टिल द अल्टीमेट लोड रीचेस। ये मैंने बताया है, जब तक अल्टीमेट लोड नहीं पहुंचेगा तब तक आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा क्या? नहीं फॉर्म होगा, तब तक प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं हो जाएगा। अल्टीमेट तक पहुंच जाएगा और बीच में पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा आपका? बीच में पहुंचेगा। अल्टीमेट लोड ही लगाना यानी प्लास्टिक लोड लगाना। ओके, अल्टीमेट मोमेंट लगाना यानी प्लास्टिक मोमेंट लगाना। ओके, तो यहाँ पे एक स्मॉल एग्जांपल देखिए, दिस इज द स्मॉल एग्जांपल, और ये एग्जांपल हमने लिया है। ओके, ये एग्जांपल हमने लिया है, अभी फिक्स है, तो यहाँ पे भी हिंज, यहाँ पे भी हिंज, यहाँ पे भी हिंज। प्लीज गो थ्रू दिस, प्लीज गो थ्रू दिस, प्लीज। ओके, आप इससे चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह है, क्या है शेप फैक्टर, क्या है, किस तरह शेप फैक्टर एज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे प्लास्टिक हिंज, यहाँ पे बीच में भी प्लास्टिक हिंज होना था, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज, यहाँ पे बीच में भी प्लास्टिक हिंज होना था। यहाँ पे उसने बताया नहीं, बीच में भी प्लास्टिक हिंज रहेगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ उसे 2 प्लास्टिक हिंज देखिए, बट इट्स नॉट अ 2 प्लास्टिक हिंज, हियर इज 3 प्लास्टिक हिंज। ओके, वी मूव ऑन द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। सबसे पहले मैकेनिज्म कंडीशन, सबसे पहले मैकेनिज्म कंडीशन, तो मैकेनिज्म कंडीशन आपको देखना है, देन वी मूव फॉर द इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पे आज का लेक्चर आपको खत्म होगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, मेरे को भी नींद आ रही बताते बताते, मेरे को बोर नहीं करना है आपको, बोर बिल्कुल भी नहीं करना। फंडामेंटल कंडीशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, तो सबसे पहले मैकेनिज्म कंडीशन क्या है? मैकेनिज्म कंडीशन अल्टीमेट और कोलैप्स लोड। मैंने बोला है आपको लास्ट लेक्चर तक, मैंने आपको बोला अल्टीमेट लोड यानी क्या है? मेरा कोलैप्स लोड है। ओके, इज रीचेस व्हेन द मैकेनिज्म इज फॉर्म। मैकेनिज्म कब फॉर्म होगा? जब टूटेगा तब मैकेनिज्म फॉर्म होगा। द नंबर ऑफ plastic hinge developed should be sufficient for mechanism, this is also called as unity condition, ds. Okay, ds, degree of static indeterminacy of structure, number of plastic hinge necessary to convert structure into mechanism, and it is equals to ds plus 1. For example, simply supported beam is equals to 0. The number of plastic hinge required for mechanism it is equals to ds plus 1. Okay. अब आप बोलेंगे सर नहीं समझा, then we move for this number of mechanisms for beam and number of mechanism for our frame. Okay, we move for this. सबसे पहले आप जाओ बोर्ड पे, number of independent mechanisms. One minute, guys. One minute.
number of plastic hinge mechanism. Okay, 1 minute. Independent. Mechanism. That is nothing but N. That N it is equals to DOSI, degree of static indeterminacy plus 1. डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी प्लस 1. मैकेनिज्म यानी क्या है कि जब मेरा फेल हो जाएगा, जब मेरा कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, मैकेनिज्म यानी क्या है कि जब मेरा कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा तब मैं उसको क्या बोलूंगा, मैकेनिज्म बोलूंगा. ओके, जब मेरा कोई भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तब उसको क्या बोलूंगा, मैकेनिज्म बोलूंगा. फेल्योर यानी गिरेगा तब. ओके, सो मैकेनिज्म बोलूंगा. तो अभी अगर मुझे मैकेनिज्म बोलना है तो व्हाट इज माय मैकेनिज्म, प्लास्टिक हिंज. तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, आप इसको और ये भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्लास्टिक पॉसिबल हिंजेस. It is equals to n, and it is equals to DOSI plus 1. DOSI plus 1. Okay, DOSI plus 1. So guys, and it is equals to DOSI plus 1. So guys, what is DOSI now? Firstly, we take it for beam. बीम के लिए नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स मुझे चाहिए. बीम के लिए मुझे क्या चाहिए, n चाहिए. सो फर्स्ट simply supported beam. How much number of mechanisms? So there is hinge and there is ruler. What is DOSI? What is DOSI? Suppose मेरा एक लोड है, दो लोड है, वो छोड़ो, लोडिंग का मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा. आई एम नॉट कंसिडरिंग लोडिंग नाउ, आई एम कंसिडरिंग लोडिंग नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैं लोडिंग के बारे में भी करूंगा. जितने नंबर ऑफ लोड है वहां पे आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होना जरूरी है. ओके, सो अभी सबसे पहले ये मेथड से मैं देख रहा कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस मेरे कितने हैं. सो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस मेरे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले DOSI यानी क्या होता है, DOSI इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन TAC प्लस DSI माइनस रिलीजेस. तो बीम में DSI इट इज इक्वल्स टू 0, रिलीजेस कुछ भी नहीं है. रिलीजेस यानी इंटरनल हिंजेस. आपको यही तो निकालना, इंटरनल हिंजेस यहाँ पे. ओके, सो DSI, अब DSE रहेगा एक्सटर्नल, DSI यानी इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, DSE यानी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी. इसका भी हम एकदम ब्रीफ में सबसे पहले अपन ये लेंगे, यानी अच्छे से लेक्चर लेंगे इसके दो, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी. इसके लेक्चर्स अपने अभी जैसे मेरा ये खत्म हो जाएगा प्लास्टिक, वैसे मैं ऐसे पे चले जाऊंगा. तो ऐसे पे जब मैं चले जाऊंगा सबसे पहले मैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी एंड डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ये मैं दोनों आपको पढ़ाऊंगा. इसके बाद अपन ऐसे फ्लेक्सिबल मेथड अपन स्टार्ट करेंगे. ओके, सो DSE इट इज इक्वल्स टू R minus R. That R it is nothing but number of
support reactions. Number of support reactions. Small r, it is equals to equilibrium equations. Equilibrium equations. Small r, it is equals to equilibrium equations. Okay. Small r, it is equals to equilibrium equations. So ds e, it is equals to ds is equals to r. What is my r? How much my r? यहाँ पे तो यहाँ पे दो रिएक्शंस गाइस, एक ये रिएक्शंस, एक ये रिएक्शन, और यहाँ पे एक रिएक्शन. नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर मैं बोल रहा था 10 1 2 and 3 रिएक्शंस, यानी r it is equals to 3. Number of equilibrium equations for 2D it is equals to 3. For 2D it is equals to 3. Number of equilibrium equations for 2D it is equals to 3. So it is equals to 0. ds e it is equals to 0. यानी do ऐसा dou c, that dou c it is nothing but degree of static indeterminacy. So degree of static indeterminacy it is equals to 0. What is n now? ये रिलीजेस कुछ भी नहीं है, अगेन 0. रिलीजेस भी कुछ भी नहीं है. रिलीजेस यानी इंटरनल हिंज, इसके बारे में भी अपन लास्ट में डिस्कस, लास्ट में यानी जो भी लेक्चर में अपना DOSI का लूंगा उसमें मैं आपको कवर कर लूंगा कि व्हाट इज रिलीजेस. एंड इट इज इक्वल्स टू DOSI प्लस 1. सो नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स अगर मुझे चाहिए तो वो कितना रहेगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, यानी कुछ भी ना, लोड वोड कुछ भी नहीं रहा तो भी मेरा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, मतलब टूटने के लिए मुझे कितने मैकेनिज्म्स होना, कितने मैकेनिज्म्स रहने रहेंगे, यानी कितने प्लास्टिक हिंज में रहेंगे. देन इट इज इक्वल्स टू 0 + 1 इट इज इक्वल्स टू 1. 0 + 1 इट इज इक्वल्स टू 1. फॉर व्हाट? फॉर कोलैप्स कंडीशन. कोलैप्स के लिए एक प्लास्टिक हिंज होना मेरा जरूरी है, तभी मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम गिरेगा. तब तक मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं गिरेगा. इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, डिपेंडेंट लोड पे वगैरह कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है. प्लीज नोट दैट. लोड पे वगैरह कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है. अगर मैं लोड दे देता हूँ यहाँ पे तो वहां पे लोड के नीचे तो प्लास्टिक हिंज आएंगे, ये तो अपने को पता ही है. और अभी यही चीज मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता है, यानी आपको थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा. ओके, और आइडिया यानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. सो एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका WC है, तो आपका ये मैकेनिज्म है, ये एक मैकेनिज्म हो गया. तो सिंगल मैकेनिज्म, इसके नीचे ही आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया, दैट इज प्लास्टिक हिंज. दैट MP theta left, theta right, A and B. ओके, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका DOSI कितना है, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी n इट इज इक्वल्स टू DOSI प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 0 + 1 इट इज इक्वल्स टू 1. बट इफ देयर इज इंडिपेंडेंट बोला है, डिपेंडेंट बोला है लोड पे, नहीं डिपेंडेंट नहीं है. डिपेंडेंट अगर रहा तो उसको फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूलाइज नहीं है उसका. ओके, बट इफ देयर इज ग्रेटर देन 1 लोड, greater than 1 load on the beam, then ग्रेटर देन 1 लोड रहेगा, तब क्या होगा? This is your simply supported beam. This is W1, W2. In last class, I'm told about this mechanism 1.
for W1, mechanism 2 for W2. मैकेनिज्म 2 फॉर W2 लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया। तो ये आप बोलेंगे सर ऐसी कैसी, यहाँ पे तो आपने एक ही बोला है, दैट इज इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, नॉट डिपेंड ऑन द लोड, प्लीज नोट दैट। आपको ये डायरेक्टली बोला जाएगा इंटरव्यू में, आस्क्स इन इंटरव्यू कि अगर मैंने 2 लोड लगाया तो मेरे मैकेनिज्म कितने बनेंगे, आप क्या करोगे, DOSI +1। रॉन्ग, देयर इज मैकेनिज्म, हाउ मच मैकेनिज्म इज देयर, 2 मैकेनिज्म, 2 लोड है भाई, 2 लोड क्रिटिकल रह सकते हैं मेरे, पहला लोड रह सकता है, दूसरा लोड रह सकता है, दोनों इससे मेरा कोई भी क्रिटिकल रह सकता है। तो वो क्रिटिकल पकड़ के मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया, 2 प्लास्टिक हिंज मेरा फॉर्म हो गया एक बीम पे। 3 लोड है तो 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया। देयर आर द 3 लोड सपोज, और 4 लोड्स, मैं 4 लोड्स ले लेता ना अभी, 3 होंगे तो 3 तो होगी, 4 5 आई कैन से। सो अगर मेरे 3 है तो n इट इज इक्वल्स टू 3। अगर मेरे n यानी नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स, नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स, ओके। अगर 4 है, 4 लोडिंग है तो मेरा n इट इज इक्वल्स टू 4। कोई मैकेनिज्म निकालने की जरूरत नहीं, पता है कि मैं पहले ये मैकेनिज्म के लिए क्रिटिकल देखूंगा, देन ये के लिए देखूंगा, देन ये के लिए देखूंगा, देन ये लोड के लिए देखूंगा। तो अलग अलग लोड के लिए मैं मैकेनिज्म पर देखूंगा, दैट इज W1, W2, W3, W4, सॉरी W1, W2, W3, W4, जितने लोड्स है उतने मैकेनिज्म्स। तो आप बोलोगे सर अगेन वी आर टॉक अबाउट UDL आल्सो, देन W5 आल्सो, है ना, 5 मैकेनिज्म हो गए, 5 मैकेनिज्म हो गए, एक ही बीम पे 5 मैकेनिज्म, ऐसे हो सकता है। जो लोड पर नहीं डिपेंड वाला मेरा इंडिपेंडेंट कितना रहेगा, एक रहेगा, मेरा इंडिपेंडेंट कितना रहेगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन लोड, दैट इज डिपेंडेंट ऑन लोड। मैं डिपेंडेंट बोल सकता लोड को, आप एंड भी बोल सकते हो उसको, दैट डिपेंड अपॉन लोड, दैट आर द मैकेनिज्म्स। मैं इसको एंड के टर्म्स में मैं बोल सकता डिपेंडेंस ऑन लोड, दैट इज नथिंग बट एंड भी मैं बोल सकता, एंड इज इक्वल्स टू दिस, बट एन इट इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये बोला गया कि इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम बोला गया, देन इट इज 1। डिपेंडेंट ऑन लोड अगर बोला गया तो लोड देखना पड़ेगा भाई, 1 लगा रहे, 2 लगा रहे, 5 लगा रहे, 6 लगा रहे, 10 लगा रहे, कितना लगा रहे वो देखना पड़ेगा। अगर 10 लोड लगा रहे तो 10 मैकेनिज्म्स आएंगे, सिंपल थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम? प्लीज से यस और नो। यस सर। समझा क्या सबको? खुशबू समझ लगा? सर। विशाल? हो सर। ओके ओके, देन वी मूव फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट रेडी? सर हाँ बोला। डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट दोन्ही विचारलं तर मग ऍडिशन होईल का 5+1 6? नो, नाइस क्वेश्चन। इसी का मैं आपको एग्जांपल लिख के दे देता, यानी इसी का ही ये एग्जांपल का आंसर लिख के दे देता। ओके, एंड इट इज क्या है? इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ओके, वी मूव टू द एंड डैश। एंड डैश इट इज डिपेंडेंट मैकेनिज्म, नंबर ऑफ, आप लिख लो, नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन लोड, आप बोल सकते ऑन लोड और क्रॉस सेक्शन। mechanisms, that is n dash, that is what n dash. So for above example, ये एग्जांपल में या फिर ये एग्जांपल में, मैं अभी ये एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे n इट इज इक्वल टू 1,
एन डैश इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ही इसका सेंट्रल लोड एक्ट हो रहा, तो इसका इस तरह ही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे दोनों इट इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट एग्जांपल। अब हाँ, फॉर दिस एग्जांपल एन इट इज इक्वल टू 1, एन डैश इज इक्वल टू, फॉर दिस एग्जांपल n it is equals to 1, n dash it is equals to how much? N dash it is equals to 3. Okay, that n dash is equals to 3. For this example, n it is equals to 1, n dash it is equals to 5. n dash is equals to 5. Independent mechanism भाई एक ही रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में एक ही रहेगा। डिपेंडेबल मैकेनिज्म्स ये लोड के ऊपर डिपेंड है। अगेन वन थिंग, सपोज no load on the beam. What is dependent mechanism? And it is equals to 1. N dash is equals to 0. Note this thing also. N dash is equals to 0. Dependent है क्या भाई? Dependent नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, उस पर लोड ही नहीं है, तो मैं इसको 0 बोलूंगा। Don't make it add मत करो। ओके, समझा क्या अभी? हो सर। ओके, then we move for next. Second, it is fixed beam or cantilever beam. Okay, first it is we move for cantilever beam. Second, cantilever beam. Okay, we move for the cantilever beam. What is n and what is n dash? For cantilever beam, there is a fix. Okay, but DO ऐसा है 3 minus 3 it is equals to 0. 3 reactions. There are the 3 reactions 1, 2, 3. 3 in equilibrium equations. Summation of fx is equals to 0. Summation of phi is equals to 0. Summation of moment about z is equals to 0. There are the 3 reactions. It is equals to 0. So n independent mechanisms it is equals to 0 plus 1. It is equals to 1. For this example, n dash it is equals to 0. No load. Okay, n dash is equals to 0. अगर मुझे एग्जाम्पल में ही पूछा गया है तो डिपेंडेंट मैकेनिज्म है क्या? कुछ भी डिपेंडेबल मैकेनिज्म नहीं है। अगर मैं अभी ये बोलूंगा कि यहाँ पे मेरा यूडीएल लोडिंग है, ओके, सो मैं इसका अगर मैकेनिज्म बनाता तो मेरा मैकेनिज्म सपोज दैट इज माय बीम, तो ये कैसे टूट रहा है, ये यहां से लेके यहां तक ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा। तो यहाँ पे क्या आ रहा, हिंज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा, यहाँ पे आपका ये पोर्शन आपका क्रैक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा, आपका हिंज फॉर्म हो रहा। कहाँ पे? यहाँ पे हिंज फॉर्म हो रहा। ओके, क्रैक होने के कारण हिंज फॉर्म हो रहा। तो क्यों क्रैक हो रहा? यूडीएल की वजह से क्रैक हो रहा। सो n इट इज इक्वल्स टू 1 एंड n डैश इट इज इक्वल्स टू 1, दोनों भी 1 है। डीओ ऐसा है, वो तो n तो इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, n डैश भी 1 ही रहेगा। अगेन नेक्स्ट थिंग, क्योंकि दैट इज कैंटिलीवर, इट इज इंपॉर्टेंट, n डैश के इस इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्ष दिसत नसेल, ओके, W per unit length। Number of mechanisms, number of possible mechanisms,
डिपेंडेंट मैकेनिज्म, आई विल से डिपेंडेंट, एन इट इज इक्वल्स टू 1 रहेगा. व्हाट इज एन डैश? टू सर. Okay, again someone else answer. और कोई आंसर नहीं देना चाहता है? ऐसे ही करोगे यार आप, आंसर्स दो, मार्क थोड़ी कम होने वाले हैं आपके. हियर इज ओनली क्रैकिंग पॉइंट, इट इज 1. जहां पे सपोर्ट है वहां पे क्रैक होगा. देयर इज नो क्रैक इन दिस पॉइंट. यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है, तो भी मेरा क्रैक पॉइंट क्या रहेगा? यही रहेगा जहां पे मेरा सपोर्ट है. कैंटिलीवर, स्पेशली कैंटिलीवर, ओके, स्पेशली इन कैंटिलीवर. सो एन इट इज इक्वल टू 1. कितने भी लोड रहे, नंबर ऑफ लोड रहे कैंटिलीवर के ऊपर, कोई लेना देना नहीं. टूटेगा कहां से? यहाँ से टूटेगा. ओके, कोई लेना देना नहीं, कितने भी लोड रहे, ओनली फॉर द कैंटिलीवर, ओनली फॉर द कैंटिलीवर, बाकी इसके लिए नहीं. बाकी 2 जगह सपोर्ट रहते हैं तो 2-3 जगह 10 जगह टूट सकता मेरा भी, लेकिन मेरा सपोर्ट कैंटिलीवर में कहाँ पे? 1 एनपी है, तो 1 एनपी है, इसलिए मैकेनिज्म भी ओनली एक ही बनेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज इन कैंटिलीवर. ओके, इट इज इन कैंटिलीवर. सो मैकेनिज्म यानी डिपेंडेंट मैकेनिज्म भी आपका एक ही रहेगा एंड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म भी आपका एक ही रहेगा. तो आपका एक ही मैकेनिज्म बनेगा. दिस इज ओनली द मैकेनिज्म. ओके, दिस इज ओनली द मैकेनिज्म. यहाँ पे आपका एक डेल है और यहाँ पे आपका एक डेल डैश है. डेल डैश की इस पे आप बोल सकते हो. ओके, तो एक ही मैकेनिज्म आपका बनेगा. वी मूव टू द नेक्स्ट थर्ड इट इज इक्वल्स टू गाइस, व्हाट इज फिक्स बीम? What is for fixed beam? मैकेनिज्म यानी क्या? टूटने वाले डायग्राम, कैसी टूटेगा वो आपको करना है, यानी वो आपको देखना है कि किस तरह टूट सकता है. अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर डब्ल्यू लोडिंग जो है वहां पे भी एक क्रैक हो सकता है और बाद में जा सकता है, लेकिन वहां पे क्रैक होने के लिए आउटर एंड में जो अगेन एक सपोर्ट होना, ये सपोर्ट वहां पे नहीं है. अगर सपोर्ट रहता था देन इट इज क्रैक, 100% क्रैक. यहाँ पे बीच में भी क्रैक रहता था अगर यहाँ पे सपोर्ट रहता था. यहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो क्रैकिंग आपका पोजीशन कौन सा आएगा? यही पोजीशन आएगा कि यहाँ पे क्रैक होगा, चाहे इधर कितने भी लोड लगा लो. क्रैक कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, क्योंकि सपोर्ट कहाँ पे? यहाँ पे. रोटेशन में जब लाएगा, आपके बॉडी का रोटेशन में जब लाएगा, तब वो आपका क्रैकिंग होगा. तो रोटेशन आपका कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपकी सपोर्ट से, वहां से आपका रोटेशन होना चालू कर देगा. अगर बोथ एंड आपके हिंज है या फिर फिक्स है, तो फिर बीच में वो झूलेगा, ऐसे रोटेशन होगा झूलने वाला. तो झूलने वाले रोटेशन से क्या होगा कि बीच में भी मैं क्रैक कर सकता है, जस्ट लाइक दिस. अभी थर्ड केस में मैं देखता हूँ. थर्ड केस में फिक्स्ड बीम. ओके, we move for fixed beam. Okay, we move for fixed beam. When we move for fixed beam, here is, आप बोलेंगे सर व्हाट इज DOSI? DOSI इट इज इक्वल्स टू, प्लीज ये जो फिक्स बीम का DOSI है, ये आप काय के लिए पकड़ो, ये आप हिंज निग्लेक्टिंग के लिए पकड़ो. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज हिंज निग्लेक्टिंग? हॉरिजॉन्टल लोडिंग निग्लेक्टिंग के लिए पकड़ो. मेरा कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन और ये रिएक्शन रहेंगे, ये वर्टिकल रिएक्शन और ये एक रिएक्शन रहेंगे. ओके, तो हमारे नंबर ऑफ रिएक्शंस 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएंगे. सो DOSI इट इज इक्वल्स टू 4 - 2. मैंने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निग्लेक्ट कर दिया तो 2. तो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आपके कितने रहेंगे? 2 रहेंगे. इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आपके कितने रहेंगे? यहाँ पे फिक्स बीम में 2 रहेंगे. कब? सॉरी, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म 2 रहेंगे. कैसे रहेंगे? 2 रहेंगे या 3 रहेंगे? दैट इज DOSI इज इक्वल्स टू 2. कब 2 रहेगा? जब when neglecting horizontal deflection. Neglecting horizontal deflection.
नेग्लेक्टिंग हॉरिजॉन्टल भी बोला तो भी चलता है, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन भी बोला तो भी चलता है, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन, नेग्लेक्टिंग एक्सियल और हॉरिजॉन्टल बोथ आर द सेम। ओके, तो एक्सियल आपने ये कर दिया, तो यहाँ पे बचे कौन से, सबमिशन ऑफ एम जेड इट इज इक्वल टू 0 एंड सबमिशन ऑफ एफ वाई इट इज इक्वल टू 0। ये दो ही बचे, इसलिए दो ही रिएक्शन लिए, हॉरिजॉन्टल नहीं लिया। ओके, सो दो हो गया। सो एन इट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 1, 3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। तो फिक्स में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे बाबा, 3 फिक्स में कितने बनेंगे, 3 101% बनेंगे। सो फिक्स में अभी 3 बनेंगे। अब यहां पे मैंने अगर एन डैश पूछा 0, एन डैश इट इज इक्वल टू 0, डिपेंडेंट मैकेनिज्म एक भी नहीं है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मेरे 3, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मेरे 3 है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मेरा कुछ भी नहीं है। अब सेकंड थिंग, मैं क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया कि मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया, मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया, ये W लगा दिया L/2 पे, L/2 पे, तो मेरा मैकेनिज्म कुछ इस तरह बन गया। यहाँ पे एक प्लास्टिक इंच, यहाँ पे एक प्लास्टिक इंच, यहाँ पे प्लास्टिक इंच, 1 2 3 प्लास्टिक इंच, MP 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 MP, 3 प्लास्टिक इंचेस, MP 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 आपका हो गया। सो 3 प्लास्टिक इंचेस आपके बन गए हैं। तो N इट इज इक्वल्स टू 3, N डैश इट इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, W1 W2 W3। सो N डैश इट इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक इंच फॉर्म होगा, यहाँ पे प्लास्टिक इंच फॉर्म होगा, फिक्स है करके, यहाँ पे एक प्लास्टिक इंच, यहाँ पे एक प्लास्टिक इंच, यहाँ पे एक प्लास्टिक इंच, यानी 5, एंड इट इज इक्वल्स टू 3। ओके, दैट इज द एग्जांपल्स। नेक्स्ट, ये भी आपको समझ गया आप। ओके, के एन डैश एन एन कैसी है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, फोर्थ प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अब अगर मैंने यहाँ पे एक यानी रोलर लगा दिया, सो मेरा DOSI इट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे मैं पकड़ लो, यहाँ पे मेरे 2 है, यहाँ पे भी मैं हॉरिजॉन्टल इट इज निगलेक्टिंग कर रहा हूँ, तो 3 - 2 इट इज इक्वल्स टू 1 और 4 - 3 इट इज इक्वल्स टू 1। DOSI इट इज इक्वल्स टू 1। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल, ये मेरा एक्सियल निगलेक्टिंग, एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग, यहाँ पे कंसिडर है, यहाँ पे कंसिडरिंग में यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे 1 रिएक्शन। सो आपका DOSI इट इज इक्वल्स टू 1 ही आ गया। सो N इट इज इक्वल्स टू कितना होगा, N इट इज इक्वल्स टू 1 + 1 इट इज इक्वल्स टू 2। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इट इज इक्वल्स टू 2 प्रॉपर्टी कैंटिलीवर के लिए, एंड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इट इज इक्वल्स टू 2, डिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर दिस फिगर 0, नो लोड 0। ओके, अब डिपेंडेंट मैकेनिज्म, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। डिपेंडेंट कब आएगा, जब लोड आएगा तब डिपेंडेंट आएगा, लोड नहीं आएगा डिपेंडेंट इज 0, लोड आएगा तो डिपेंडेंट आएगा। अभी वही केस, जो केस लास्ट केस में अपन ने ली थी, वही केस अपन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या आएगा, यूडीएल के लिए, यानी यहाँ पे मैं इधर इधर किधर को भी लोड ले लेता है, W। ओके, सो यहाँ पे पहले यूडीएल के लिए बनेगा मेरा, यूडीएल के लिए मैं देख लूंगा, तो यहाँ पे एक डल, यहाँ पे एक डल डैश, दैट इज फर्स्ट मैकेनिज्म। And then second mechanism we do for this load.
यानी 2 अलग अलग मैकेनिज्म्स मेरे बन गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टिक हिंज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, प्लास्टिक हिंज आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देयर आर 3 प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म ड्यू टू दैट लोडिंग। सो एन इट इज इक्वल्स टू व्हाट, आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स बोलना है और आप प्लास्टिक हिंज बता रहे हैं। यस एग्जैक्टली, वी फर्स्ट डू दिस कि आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स अगर पूछा है तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स इज इक्वल्स टू एन इट इज इक्वल्स टू यहाँ पर एन डैश इट इज इक्वल्स टू 2 and it is equals to 3. How can it is 3? It is 2 only. Okay, it is 2 only. क्योंकि आपके ये 2 लोड्स लग रहे हैं। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस अगर आप देख रहे हैं तो ये 3 है। इंडिपेंडेंट प्लास्टिक हिंजेस भी आप देखोगे तो भी वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। डिपेंडेंट प्लास्टिक हिंज अगर आप देखोगे तो एक डिपेंडेंट प्लास्टिक हिंज यहाँ पे आएगा, एक लोड के कारण आपका आएगा। तो आप डिपेंडेंट प्लास्टिक हिंज आप 2 बोल सकते हैं, सॉरी 1 बोल सकते हैं, और इंडिपेंडेंट प्लास्टिक हिंज आप 2 बोल सकते हैं, क्योंकि एक आपका इंडिपेंडेंट प्लास्टिक हिंज कहाँ से फॉर्म हो रहा है, आपके एन से फॉर्म हो रहा है, एन से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये जरूर देखना कि दैट इज एन, इट इज 2 मैकेनिज्म्स आपके बन रहे हैं, 2 मैकेनिज्म्स आपके बन रहे हैं, और दैट इज फॉर एन डैश and it is independent mechanism for DOSI plus 1 से। ओके, DOSI plus 1 से। अगर मैं इसी को ही थोड़ा और एक एग्जांपल ले लूँ तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगी। Only one mechanism is formed. One mechanism is formed. Okay, so here is plastic hinge, MP, 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 and dash is equals to 1, and it is equals to 2. Okay, जितने नंबर ऑफ लोड्स बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ मैकेनिज्म बढ़ेंगे, सीधी सीधी बात। ओके, जहाँ पे सपोर्ट्स रहेगा बोथ एंड पे, वहां पे जहाँ पे एक ही एंड में सपोर्ट है, एक ही मेरा ओवरहैंग बीम है या फिर मेरा कैंटिलीवर है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैकेनिज्म आएगा, चाहे जितने लोड हो, चाहे जितने लोड हो। सो दैट इज लास्ट जो भी मैंने अभी आपको बताया। आप इसके बाद का पूरा मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का बुक उस दिन मैंने सेंड नहीं किया, अभी मैं सेंड कर देता, वहां से आप ये पूरा का पूरा आप पढ़ लो। ओके, ये नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स मैं यहाँ पे ही इसलिए रोक रहा हूँ कि भाई सबसे पहले अपन बीम देखेंगे, देन फ्रेम में जब घुसेंगे तब फ्रेम का भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बीम का तो पूरा समझ जाए, फ्रेम का आप फ्रेम का वहां से आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा दिमाग में स्ट्रेस आएगा, तो वो दिमाग का स्ट्रेस अपन बाद में लेते जब अपन फ्रेम देखेंगे। सबसे पहले हमने बीम देखा है तो बीम के अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बीम के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाने के बाद देन वी मूव फॉर द फ्रेम, क्योंकि फ्रेम में और ज्यादा डीप है। ओके, और ज्यादा डीप है। ओके गाइस, आपके लेक्चर की लिंक आ गई है क्या?